अच्छा भाई बच्चों, अच्छा भाई बच्चों, हमारे पास हम लोग ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आज हम जो चीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत बेसिक एक चीज है, आप लोगों को पता है, एलिमेंट। हाँ भाई, एलिमेंट हमारे पास क्या चीज होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस। ठीक है भाई, एलिमेंट क्या है तुम्हारे पास, एक प्योरेस्ट सब्सटेंस है। और एलिमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं कि जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे भाई, क्या हमारे पास वो सिंगल टाइप ऑफ एटम होते हैं एलिमेंट्स के अंदर, क्या हमारे पास जो एलिमेंट के अंदर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी मौजूद होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है भाई, वन टाइप ऑफ एटम्स या सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है भाई, वन टाइप ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब जैसे कि सपोज करो बच्चों, मेरे पास सोडियम जो है एक एलिमेंट है, या इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन पहले मैं लिखवा दूं फिर मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। एक और डेफिनेशन लिख लो कि एलिमेंट इज द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिटेड, दैट कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू एनीथिंग मोर सिंपलर। ठीक है भाई, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों, मेरे पास सोडियम जो होता है, सोडियम का ब्लॉक है मेरे पास ऐसा ना, ये मेरे पास एक सोडियम का ब्लॉक है भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं सोडियम मेरे पास जो है एक एलिमेंट है, और सोडियम के ब्लॉक के अंदर जो तुम्हें जो एटम्स मिलेंगे वो सारे कौन से होंगे भाई, सारे सोडियम के होंगे। सारे कौन से होंगे, सोडियम के होंगे। अब ऐसा हो नहीं सकता कि सोडियम के तुम्हारे पास ब्लॉक है और उसके अंदर तुम्हारे पास दूसरे कोई किस्म के एटम्स मिल जाए तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जैसे कि तुम्हें क्लोरीन मिल जाए, नहीं ऐसा भाई पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने क्या बात करी कि जो एलिमेंट होता है वो प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है बच्चों। क्या होता है? प्योरेस्ट सब्सटेंस। और प्योरेस्ट सब्सटेंस के अंदर याद रखो मिलावट नहीं होती, इन सिंपल सेंस मिलावट नहीं होती। तो अगर मैं सोडियम का एक ब्लॉक है, मैं उसके अंदर अगर क्लोरीन के एटम्स डाल दूंगा तो वो फिर कंपाउंड की साइड पे चला जाएगा। ठीक है भाई, वो किसकी साइड पे चला जाएगा, कंपाउंड की साइड पे। तो हम लोग ने एक बात सीखी आज कि एलिमेंट, ये तुम लोग ने पहले भी इसमें भी पढ़ा, इससे पहले सारी चीजों में पढ़ा हुआ है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल टाइप के एटम होते हैं। और इसके बाद अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें, दोनों डेफिनेशन लिखोगे पेपर में, दोनों तुम्हारे पास एक्सेप्टेबल है, दोनों में मार्क्स मिलेंगे। इट इज सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू एनीथिंग मोर सिंपलर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास सोडियम एटम का ब्लॉक है, इस सोडियम एटम के ब्लॉक को मैंने बीच में से काट दिया भाई। सोडियम एटम के ब्लॉक को मैंने जब बीच में से काटा तो तुम देखो कि तुम्हारे पास इस साइड पे भी सोडियम बनेगा और इस साइड पे भी तुम्हारे पास सोडियम बनेगा। देखो, काटने से सोडियम ब्लॉक के तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें फिर भी सोडियम ही रहा, इस साइड पे फिर भी सोडियम ही रहा, तो ये सेम रहा। ऐसा ही है भाई, सोडियम ब्लॉक को अगर तुम बीच में से काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दी एंड वो सोडियम ही रहेगा। या अगर किसी एलिमेंट के ब्लॉक को भी अगर बीच में से काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है उसको। ठीक है भाई, तो ये चीज होती है हमारी एलिमेंट। अब इसी चीज से मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं बच्चों। तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा आइसोटोप्स। आइसोटोप का मतलब क्या है बच्चों, कि आइसोटोप एटम के या किसी एलिमेंट का वो एटम होता है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट which have
सेम एटॉमिक नंबर, बच्चों एटॉमिक नंबर का मतलब ही प्रोटॉन नंबर होता है, और बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर या मास नंबर। मास नंबर बच्चों किससे मिलके बना होता है? मास नंबर हमारा मिलके बना हुआ होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। इसको हम एक और नाम भी देते हैं जो कि हमारा न्यूक्लियॉन नंबर है। जी आयान बोले। सर वैसे तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ए लेवल्स में हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे या प्रोटॉन्स लिखेंगे? अयान तुम दोनों लिखो, तुम्हारे पास दोनों एक्सेप्टेबल है। एटॉमिक नंबर का मतलब ही प्रोटॉन नंबर होता है। नहीं, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन में वो कहते हैं कि प्रोटॉन नंबर लिखना है या कुछ में कहते हैं एटॉमिक नंबर लिखना है। नहीं नहीं, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा ठीक। एटॉमिक नंबर लिख लो, वो ज्यादा पता है क्या लग रहा है, अच्छा फॉर्मल लग रहा है ना, तो एटॉमिक नंबर लिख लो। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम एटॉमिक नंबर लिख लो और डिफरेंट मास नंबर लिख लो। ठीक है भाई, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। एटॉमिक नंबर का मतलब ही वैसे प्रोटॉन नंबर होता है, और वैसे ए लेवल्स में इतनी आसान चीजें वो नहीं पूछता, ये बात भी याद रखो कि वो तुमसे आइसोटोप की डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा भाई। ये बात क्लियर होती है? ठीक है। अच्छा, आइसोटोप हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चों? आइसोटोप वो चीज होती है जिस एक एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, एक ही बात है, बट डिफरेंट मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर। अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों कार्बन की। कार्बन की, कार्बन हमारे पास जैसे कि ये है कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 and 14। ठीक है भाई। तो अब बच्चों एक बात तो तुम्हें पता होगी ना कि जो छोटा नंबर होता है ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई? एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है भाई, छोटा नंबर जो है हमेशा वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। मैं इसमें लिख देता हूँ स्मॉलर नंबर। हाइड्रोजन में ये बात अप्लाई नहीं होती क्योंकि हाइड्रोजन में दोनों चीजें सेम होती हैं, बाकी सब में अप्लाई होगी। स्मॉलर नंबर इज ऑलवेज एटॉमिक नंबर एंड लार्जर नंबर, ये जो तुम ऊपर देख रहे हो ये देखो भाई, ये रहा हमारा लार्जर नंबर, ये जिसको मैंने हाईलाइट करा है, ये हमारा क्या कहलाता है भाई? इज मास नंबर, जिसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं बच्चों। और ये बना आपको पता है भाई, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। अच्छा भाई, अब मैं आगे चलता हूँ कि इसको मैं नीचे कर देता हूँ, वो वाली चीज ऊपर रहने दो, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अच्छा भाई, अब ये देखो बच्चों, पहले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो पहले कार्बन के अंदर मेरे पास प्रोटॉन कितने हैं? मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। क्यों? क्योंकि मेरा जो एटम होता है बच्चों वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से मुराद ये है कि मेरे कार्बन पे देखो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है नहीं है, इसका मतलब मेरा एटम न्यूट्रल है। जब भी एटम न्यूट्रल होता है ना तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ये बात आप लोगों को पढ़ाई गई। इसके बाद अगर मैं इसके न्यूट्रॉन बताऊं तो मेरे पास इसके न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाएंगे? आप लोग क्या करोगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दोगे। जब भी आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दोगे। मास नंबर मेरे पास कितना था बच्चों? मास नंबर मेरे पास 12 है और मेरे पास एटॉमिक नंबर है 6, तो मेरे पास 6 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। या आसान लफ्जों में अगर तुम्हें याद रखना है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ऐसे भी याद रख सकते हो तुम। इसके साथ सेकंड वाले की मैं बात करूं तो मेरे पास प्रोटॉन 6 होंगे। क्योंकि एक बात याद रख लो, बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि सर क्या प्रोटॉन नंबर भी हमारे चेंज हो सकते हैं? कभी भी नहीं। प्रोटॉन नंबर पता क्या होता है? प्रोटॉन नंबर हमारा होता है फिंगरप्रिंट, जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट है, दुनिया में किसी से भी मैच नहीं कर सकता। लेकिन कितने सारे 8 बिलियन पीपल हैं, दुनिया में किसी से भी मैच नहीं कर सकता। ऐसे ही किसी भी दो एलिमेंट के प्रोटॉन नंबर कभी भी मैच नहीं कर सकेंगे। अगर वो मैच कर रहे हैं तो वो सेम एलिमेंट है, या अगर तुम किसी चीज का प्रोटॉन नंबर ही चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब तुम एलिमेंट ही चेंज कर दोगे भाई, ये बात याद रखना। तो प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन नंबर 6 है। और इसके साथ साथ अगर मैं इसके न्यूट्रॉन नंबर की बात करूं तो 13 - 6 हमारा कितना हो जाएगा? 7। ठीक है भाई, तो इसमें मेरे पास 7 न्यूट्रॉन नंबर हो गए। थर्ड पे मैं आया, प्रोटॉन कितने? 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6,
और मेरे पास के जो न्यूट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे 8। तो अब एक बात देखो बच्चों, क्या मेरे पास तीनों सेम एटम है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, ऑब्वियसली मेरे पास तीनों सेम एटम है। क्या इन सबके प्रोटॉन नंबर सेम है, भाई बिल्कुल प्रोटॉन नंबर सेम है। क्या इनके न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, बिल्कुल इनके न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। तो हमारी डेफिनेशन भी तो यही कह रही है भाई कि आइसोटोप आर दी एटम ऑफ एन एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट लिखो या एलिमेंट लिखो बात एक ही है, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है भाई, ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। अब थोड़ी सी एक आगे चलते हैं भाई। अब हमारे पास बच्चों एक नई चीज आ रही है, वो तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी। इसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, इसका नाम हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों हमारे पास सपोज करो ये एक एटम है बच्चों, इसके बीच में ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये मेरा है इलेक्ट्रॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे होता है मेरा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या मेरे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स और अट्रैक्शन होगी? क्योंकि देखो भाई दोनों क्या है, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ऑब्वियसली इसके बीच में कोई ना कोई क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है भाई। अच्छा एक बात याद रखो, ये गैसियस एटम है, ये कंडीशन है, अभी मैं आगे इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा तो मजीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारा गैसियस एटम है। अब मुझे एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे अगर निकालना है तो क्या मुझे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ऐसा ही है? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तुम क्या यूज करोगे पता है? हीट एनर्जी। क्या यूज करोगे? हीट एनर्जी यूज करोगे। हीट एनर्जी के थ्रू तुम क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। कह सकते हो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो, किसमें से? गैसियस एटम में से। तो यही तुम्हारी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, वर्डिंग से ज्यादा मजीद क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom। बच्चों ठीक है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किस में से? 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में से। ठीक है भाई, तो ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल। बच्चों 1 मोल नहीं लिखोगे ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखना, जब भी मैंने हाईलाइट करा है। टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। और गैसियस एटम भी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, 1 मोल भी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, याद रखना। कंडीशन क्या है कि आपका गैसियस एटम 1 मोल होना चाहिए और तुम उसमें से रिमूव क्या कर रहे हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, उसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों मैं आगे चलता हूं मजीद। अब हम बात करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम की। बच्चों एल्यूमिनियम का हमारे पास नंबर होता है 13। तो एल्यूमिनियम के मेरे पहले शेल में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मेरे आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, और ऑब्वियसली 13 इसका नंबर है तो थर्ड शेल में 3 आएंगे। इसको मैं प्लेस कर देता हूँ अभी, रुको। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड देन तुम्हारे 1 2 3। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम हमारे पास 13 होता है, Al13। इसके प्रोटॉन 13 होते हैं तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। और याद रखो एल्यूमिनियम यहाँ पर किस स्टेट में होना चाहिए बच्चों? एल्यूमिनियम यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए गैसियस स्टेट में, मतलब गैसियस एटम में से तुम लोग निकालोगे।
ऐसा नहीं है कि तुम सॉलिड में से निकाल रहे हो, नहीं, सॉलिड में से नहीं निकाल सकते, गैसियस एटम में से निकालोगे। और हमारे पास जो एनर्जी चेंज का यूनिट होता है वो क्या होता है भाई, किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी चेंज जिसको हम कहते हैं, ठीक है भाई, किलो जूल पर मोल। अब मुझे निकालना है बच्चों, सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने हाईलाइट करा है। अब जब तुम ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो क्या तुम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ऐसा ही है, एल्यूमिनियम में से, गैसियस एल्यूमिनियम में से तुम लोग क्या निकाल रहे हो भाई, पहला इलेक्ट्रॉन, मतलब या पहला इलेक्ट्रॉन या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब तुम लोग पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो किसी भी गैसियस एटम में से, तो हमने इसको क्या बोल दिया भाई, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन देखो कुछ ऐसी होगी। एल्यूमिनियम एटम जो है हमारा गैसियस है। और अब मुझे एक बात बताओ कि जब कोई भी चीज, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑब्वियसली एटम इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो एल्यूमिनियम हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, +1। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू तो है 577। सर यहां पर आपने वैल्यू लिखी है 577, ये कैसे पता चलेगा बच्चों, ये गिवन होगी, ठीक है। और सर ये पॉजिटिव क्यों है, अच्छा भाई ये पॉजिटिव क्यों है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर एक्सोथर्मिक क्यों नहीं है। अब बच्चों जब हम ऊपर देख रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी के उसमें, तो हमने देखा हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है और उसके बीच में तुम्हारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब मुझे एक बात बताओ, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम तोड़ेंगे जब भी तो इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा ही है। जब हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एंटर हो रही है, एंटर से एंडो, तो एंडो क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, नहीं होता, तो एंडो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हाँ ऑब्वियसली एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे तो बॉन्ड तोड़ रहा है ना, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, ठीक है भाई। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, अब हम आगे चलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पे। अच्छा भाई, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बच्चों अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, तो अगर, अच्छा यहाँ पर भी ना एल्यूमिनियम गैसेस होगा, बच्चों सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, कोई मुझे बता सकता है। अच्छा इससे हिंट ले लो, इससे पहली एनर्जी से, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से हिंट ले लो। हाँ फिर उसके अंदर से हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन जो है निकालेंगे, ठीक है, तो Al+2 2+ हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। नहीं, एक मिनट, वही यही सारी कंफ्यूजन है कि सर 2E क्यों नहीं आया। अब रुको मैं बताता हूँ इसको। भाई एल्यूमिनियम में से हम लोग ने फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था, ऐसा ही है, एल्यूमिनियम +1 बन गया था। अब हम +1 में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ऐसा ही है, तो एल्यूमिनियम +1 से मैं स्टार्ट करूंगा। तो एक ही करेगा एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है हमेशा, कभी भी एक वक्त में आप ना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुमने क्या करा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव में से जब तुमने सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी करी, इसका मतलब तुम लोगों ने, एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ था और उसी एल्यूमिनियम में से तुम लोगों ने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो वो किस में चला जाएगा, एल्यूमिनियम +2 में चला जाएगा। एल्यूमिनियम +2 में चला गया और तुम कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, ये तुम्हारी डेफिनेशन कहती है, ठीक है भाई। तो यहां पर ये बच्चा गलती करता है, तो बस ये गलती आप लोगों को देखनी है भाई। अच्छा इसकी है 1820 बच्चों, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो है 1820। अब हम मजीद आगे चलते हैं। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की खुद बनाने की कोशिश करो इक्वेशन। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन की, तो मेरे पास Al3 सॉरी Al2+ हो जाएगा ये, और इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे,
एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Al3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो वैल्यू ना हमारे पास वो है 2740 पॉजिटिव। याद रखना बच्चों, जितनी भी आयोनाइजेशन एनर्जी होंगी सारी एंडोथर्मिक होंगी। नोट लिख लो, एक नोट लिख लेते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और बॉन्ड तोड़वा रहे होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन की एनर्जी की क्या कहते हैं, किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी चेंज का तो फॉर्मूला किलो जूल पर मोल होता है ना। नहीं तो ये कैसे आप बता रहे हो, 577 चलो इसका पता होता है। अरे ये आपको गिवन होगा, हाँ ये गिवन होगा आपको, ऐसा नहीं है कि भाई ये मैंने अपनी तरफ से, ये गिवन होगा, हाँ ठीक है भाई। अच्छा, वो कभी आपसे पूछेगा नहीं कि बताओ भाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, सेकंड कितनी होती है, नहीं ये कभी नहीं पूछेगा आपसे। वो पूछेगा क्या, वो मैं आपको बता दूं। अच्छा भाई, ये बात क्लियर होती है हमें। अब हम आगे चलते हैं मजीद। अब एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ रहे हैं ना, वो क्या है, वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन कॉपी करो, बस हम ऊपर आते हैं, वापस ऊपर आते हैं। अब बच्चों इधर देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की थी तो मेरे पास वैल्यू आ रही थी +55, ओ सॉरी +577। इसके बाद मैंने जब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी +1820। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की तो मेरे पास आ रही थी 2740। अब तुम एक चीज देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं आयोनाइजेशन एनर्जी में आगे बढ़ रहा हूँ, फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा हूँ, सेकंड से थर्ड पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी में जो है वो इंक्रीज आ रहा है। ठीक है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी में मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, इंक्रीज आ रहा है। अब एग्जामिनर ने यही सवाल करा है कि बताओ कि भाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा क्यों है, या सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो है तुम्हारी वो ज्यादा क्यों होती है हमेशा। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं बड़ी डिटेल में। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब मेरे पास यहां पर एल्यूमिनियम था, ये रहा भाई, ये वाला एटम की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं। जब मेरे पास यहां पर एल्यूमिनियम था तो यहां पर एल्यूमिनियम मेरे पास जो थे वो 13 प्रोटॉन थे और 13 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, जो मेरा 13 प्रोटॉन का पुल होगा, न्यूक्लियर पुल जो होगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो रहा है, 13 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो रहा है, सही है। लेकिन अब जब मैं नीचे आता हूं तो मेरे पास यहाँ पर प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, लेकिन क्या मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या हुआ कि मेरे पास 13 प्रोटॉन ही रहे, मतलब न्यूक्लियर पुल मेरे पास सेम रहा, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ऐसा ही है। अब मेरे पास जो पुल डिवाइड हुआ वो डिवाइड हुआ 12 इलेक्ट्रॉन में। अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास यहां पर कितने प्रोटॉन होंगे, 13 प्रोटॉन होंगे, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इन दी एंड यहाँ पर तुम्हारे पास 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब हमने यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, पहले हुआ क्या कि मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, 13 प्रोटॉन थे, तो प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज था वो किस में डिवाइड हो रहा था, 13 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो रहा था। फिर मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन जब मैंने निकाल लिया इधर से, तो मेरे पास जो न्यूक्लियर पुल था वो कितने में डिवाइड हो रहा था, 12 इलेक्ट्रॉन्स में। फिर जब मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इधर से, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए थे, 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन सेम थे, न्यूक्लियर पुल मेरे पास सेम था बच्चों। लेकिन इन दी एंड जब मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन टोटल निकाल लिए मैंने जब, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा न्यूक्लियर पुल सेम है, मेरे इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैंने एक रस्सी पकड़ी हुई थी शुरू में, उसमें मैं 13 बंदों को खींच रहा था, ऐसा ही है, 13 बंदों के जोर से खींच रहा था। ठीक है भाई, तो या इसको, बल्कि ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। पहले क्या था कि
इसकी एग्जांपल कैसे ले भाई? चलो खैर, इसकी एग्जांपल दिमाग में आ नहीं रही फिलहाल। पहले जो न्यूक्लियर पुल था वो 13 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था। अब न्यूक्लियर पुल जो डिवाइड हो रहा है वो 12 में डिवाइड हो रहा है, तो मेरा न्यूक्लियर पुल बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कैसे बढ़ गया? नहीं नहीं, बढ़ा कैसे, ये समझाओ ना मुझे। बड़ा इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, हाँ तो उसको मतलब वो भी ज्यादा खींचे। हाँ, अब इसकी मिसाल, हाँ दिमाग में आ गई मेरे पास, प्रोटेक्शन बढ़ गया। हाँ दिमाग में आ गई मिसाल। एक क्लास में 13 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेरा फोकस फिलहाल डिवाइड हो रहा है 13 स्टूडेंट्स में, एक चला गया तो मेरा फोकस 12 में हो गया, 12 में ज्यादा फोकस बढ़ जाएगा मेरा, ऐसा ही है। अब मेरा फोकस चला गया है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालो तो 11 बच्चों में फोकस चला गया, तो मेरा फोकस बढ़ता जा रहा है। सेम गोज फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर तुम्हारा फोकस बढ़ रहा है तो तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ी है? क्योंकि तुम्हारा जो न्यूक्लियर पुल है ना, अब कम लोगों में डिवाइड हो रहा है। हाँ, अब वो स्ट्रांग हो गया। ठीक है भाई, जब न्यूक्लियर पुल स्ट्रांग होगा तो क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किलात होंगी, आसानी होगी? मुश्किलात होंगी ना। तुम्हारा जब न्यूक्लियर पुल स्ट्रांग हो रहा है तो ऐसा ही है कि 13 बच्चे थे, उसमें से अगर एक गायब हुए थे तो मुझे पता नहीं चलेगा, फिर एक और गायब हुआ तो फिर मुझे थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ यार बच्चे गायब हो रहे हैं, फिर एक और गायब हुआ तो मुझे पता चलेगा। फिर जब ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जब गायब होंगे तो इन दी एंड में किसी ना किसी को पकड़ लूंगा, मेरा फोकस बढ़ जाएगा ना, ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ रही है मेरी, उसको पकड़ने की मेरी एनर्जी बढ़ रही है। तो सेम गोज फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज सेम रह रहा है, लेकिन तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो रहा है ना। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को ज्यादा जोर से पुल करेगा, इसीलिए तुम्हारी जो एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो बढ़ रही है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है? ऑनलाइन वालों मुझे ये बताओ कि ये बात क्लियर होती है सबको? अफीफा, आयान एंड मरजान। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट एनर्जी है वो ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें बॉन्ड तोड़ने में मुश्किलात हो जाएंगी ना अब। ठीक है, जी। तो हमें बॉन्ड तोड़ने में जब मुश्किलात होंगी तो ऑब्वियसली हमें हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अयान, तुम्हें क्लियर होता है? तुम बताओ। अयान, तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा है भाई, किधर गायब हो? खैर, क्लियर सर, क्लियर। ओके ओके, फौरन जवाब दिया करो भाई। जी जी, फिर बोलो जो भाई। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे हम्म, उसमें पता कैसे चलेगा कि आपको फर्स्ट निकालना है, सेकंड निकालना है या तीनों तीनों निकालना है? अच्छा, आपको एग्जाम में आयनाइजेशन एनर्जी निकालने को नहीं बोलेगा वो। ठीक है, आपसे ये वाला सवाल करेगा, ये सवाल किया जाएगा आपसे, जिसको भी हमने डिस्कस किया। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो आपको बता के देगा। तो फिर इस फॉर्मूला का फायदा? फॉर्मूला का है ये तो इक्वेशन बताई थी मैंने, ये इक्वेशन लिखने का तरीका भाई। वो इक्वेशन जरूर दे सकता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन की एनर्जी की इक्वेशन या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन या थर्ड की तो ये इक्वेशन जरूर दे सकता है। ये लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली सेकंड की अगर तुम बनाओगे, सॉरी थर्ड की अगर बनाओगे तो तुम ऐसी बनाओगे, सेकंड की बनाओगे तो ऐसी बनाओगे, फर्स्ट की बनाओगे तो ऐसी बनाओगे। बट ठीक आपको है? पता कैसे चलेगा कि आपको फर्स्ट की बनानी है, सेकंड की बनानी है, थर्ड की बनानी है? वो पूरा लिख अच्छा, के देंगे? नहीं 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 नहीं, हाँ वो ये बता के देगा कि भाई फर्स्ट की बनाओ या सेकंड की बनाओ या थर्ड की बताओ, वो बता के देगा ये। ऐसा नहीं है कि वो बस ये बोल देगा कि आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन बनाओ, नहीं ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंशन करके देगा वो आपको। अच्छा है। ठीक है भाई। जी। अच्छा, अब जो मेन सवाल है ना इसमें वो ये है कि भाई हमारी वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आंसर, अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं भाई कि इन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देयर आर मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, देयर आर मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, सो अ न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियर चार्ज on outer electron increases. Therefore, more energy is required to remove that electron. ठीक है भाई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना,
ऐसा तो नहीं है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन निकाल लिए फिर बाद में आउटर मोस्ट, नहीं, ऐसा नहीं। तो याद रखो हमेशा कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना बच्चों, वो ग्रेटर होगी किससे, सेकंड से, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो ग्रेटर होगी वो आपकी होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है भाई। अब होता क्या है बच्चों कि हमारे पास कभी ना कभी, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम की हमने बच्चों 3 इक्वेशन लिखी। एल्यूमिनियम गैस, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की ये रही +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की ये रही, और हमारे पास जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की है वो ये रही। अब एग्जामिनर ने बोला है कि भाई इसकी एक ओवरऑल इक्वेशन दे दो बच्चों। तो देखो तुम्हें ओवरऑल इक्वेशन लिखनी कैसे, तुम स्टार्ट किससे करोगे ये बताओ मुझे। ओवरऑल इक्वेशन अगर तुम्हें लिखनी है तो तुम हमेशा स्टार्ट किससे करोगे, एटम से, गैसियस एटम से। ठीक है भाई, तुम्हारे ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एसटी स्टार्टिंग पॉइंट, एसपी सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट। तुम्हारा एंडिंग पॉइंट पता है क्या होगा, ये होगा। ओवरऑल इक्वेशन की बात है ना, ओवरऑल इक्वेशन की, तो हमारे पास एंडिंग पॉइंट ये होगा एल्यूमिनियम +3। और टोटल तुमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 ना, तो 3 तुमने इलेक्ट्रॉन निकाले। तो ये तुम्हारी बन गई है एल्यूमिनियम की सारी आयोनाइजेशन एनर्जी को मिला के एक ओवरऑल इक्वेशन मैंने बना दी। ठीक, हाँ हाँ, वो तीनों इक्वेशंस अगर दे दी या खुद ही बोला उसने कि भाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तक की इक्वेशंस बनाओ, उसके बाद ओवरऑल इक्वेशन भी बना के दो मुझे, तो तुम्हें ये बनानी पड़ेगी फिर। ठीक है भाई। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा फीफा आपको, ये वाला पूरा पार्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी वाला? जी। अच्छा चलो 1 मिनट रुको, मैं वापस समझा देता हूँ। इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो मुझे कि क्या समझ नहीं आ रहा? ये पहले आपने तीनों लिखे, हाँ, फिर नीचे से आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखे एंड में, बिकॉज आपने बोला था सिर्फ एक लिख सकता है। अच्छा 1 मिनट। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन समझ आती है, हाँ या ना? हाँ ये फर्स्ट आयोनाइजेशन की बनाई है मैंने, हाँ या ना? जी। ठीक है। अब सेकंड की अगर मैं बनाऊंगा तो एल्यूमिनियम की प्लस से स्टार्ट करूंगा, ऐसा ही है? जी अब ये जाएगा एल्यूमिनियम +2 में और 1 इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा, ठीक है। जी। इसके साथ साथ अगर मैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पे जाता हूँ, अच्छा गैसियस लिखना नहीं भूलना बच्चों, एल्यूमिनियम +3 पे अगर मैं जाता हूँ, सॉरी थर्ड आयोनाइजेशन की लिखूंगा तो मैं मजीद ये निकालूंगा, ठीक है। जी। ये हमारी हो गई है 3 आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तुम्हारी फर्स्ट हो गई, ये तुम्हारी सेकंड हो गई, एंड ये तुम्हारी हो गई है थर्ड। उसने बोला कि तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी की जो इक्वेशन है ना उसको मिला के एक ओवरऑल इक्वेशन बना। तो देखो, अब गौर से सुनना मेरी बात अफीफा, जी। तुम स्टार्ट किससे करती हो, क्या फर्स्ट। एल्यूमिनियम गैसियस एटम से स्टार्ट करोगी? जी। ठीक है, स्टार्ट मैंने इससे कर लिया। मुझे ओवरऑल इक्वेशन बनानी है, मतलब मुझे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करना है, ऐसा ही है। जी। मेरा जो रिजल्ट है, जो मेरा आउटकम है वो किधर आएगा इन तीनों का, क्या वो इधर आएगा? जी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम एल्यूमिनियम से डायरेक्ट एल्यूमिनियम 3+ में जा रहे हो, तो जी। तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? 3। 3, तो यही तो मैंने लिखा था पीछे। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आप सब में आप 1 लिख रहे हैं, तो आप 3 तो एक साथ नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन ये ओवरऑल इक्वेशन है, हम निकालेंगे कभी भी तीनों एक साथ नहीं, लेकिन अगर एग्जामिनर ओवरऑल इक्वेशन को लिखने को बोल दे तो हमें आनी चाहिए। ओके। या। ये बात क्लियर है, डन हो गया? अच्छा भाई, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये मेरी ओवरऑल इक्वेशन है, इसको मैं मजीद कॉपी कर लेता हूँ। बच्चों मेरी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थी वो कितनी थी?
प्लस 577। दूसरी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी भाई? 1820। थर्ड की कितनी थी भाई? 2740। अब ये तो एक एक करके थी, ऐसा ही है, 1 2 3, ये फर्स्ट की थी, ये सेकंड की थी, ये थर्ड की थी। अब ओवरऑल इक्वेशन में सर कौन सी लिखनी है? बच्चा परेशान है। ओवरऑल इक्वेशन में बच्चा परेशान होता है, सर हम कौन सी लिखें, फर्स्ट लिखें, सेकंड लिखें या थर्ड लिखें? तो भाई मैंने बोला कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है, प्लस कर लेनी, क्योंकि पहले में इतनी लगी थी, दूसरे में इतनी लगी थी, तीसरे में इतनी लगी थी, तो अब हम तीनों एक साथ निकाल लें। बस ये सपोज कर लो कि तीनों हम लोगों ने एक साथ निकाल ली, हालांकि होता नहीं है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे। तो देखो बच्चों आंसर क्या आ रहा है बताना, 5137, ऐसा ही है 5137। अगर तुम लोग ओवरऑल एनर्जी इक्वेशन लिख रहे हो, सॉरी ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी इक्वेशन लिख रहे हो, तो तुम्हें जो एनर्जी गिवन होगी उसको भी ओवरऑल में ही लिखना पड़ेगा, ऐसा ही है भाई, एम आई करेक्ट? अब ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर होती है? आयान तुम्हें क्लियर होती है भाई? आयान Yes, वापस जवाब दे दे। अच्छा हो गया भाई। तो सर मतलब क्या है? ये जो नंबर्स हैं, जो ये वैल्यूज हैं, ये सिर्फ एल्युमिनियम के हैं या सारे गैसियस एलिमेंट्स? नहीं 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 नहीं, ये फिलहाल सिर्फ एल्यूमिनियम की है, ओके, तो वो और किसी की बाकियों सेम के नहीं लिए होती भाई। सेम है? क्या कह वो रही हो बा, फिर? वो बाकियों की वैल्यूज खुद देंगे? ऑब्वियसली आपको देंगे, बिल्कुल देंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है भाई। अब मैं आगे चलता हूँ ना, एक और एग्जांपल कराता हूँ तो मजीद क्लियर हो जाएगा ये। अब हम चलते हैं भाई, ऐसा करते हैं, हम चलते हैं मैग्नीशियम की तरफ। अयान तुम्हें थोड़ा सा इश्यू होगा क्योंकि तुमने 2 लेक्चर मिस करे हैं पिछले, तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो देख लेना, उसके साथ आज आज वाली भी रिकॉर्डिंग देख लेना, तो मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि पीछे हम लोगों ने मेन बड़ी एक चीज करी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी चीजें हम लोगों ने करी हैं, तो वो जरूर देखना, मैं तुम्हें आज जाके भेजूंगा, और मुझे याद भी दिला देना अगर मैं ना भेजूंगा क्लास के बाद। okay sir. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, सक्सेसिव मतलब आगे वाली। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, मैग्नीशियम जो होता है ना मेरे पास, वो ये होता है 12 एंड 24। मैग्नीशियम का मेरे पास न्यूक्लियस आ गया बीच में, ये मेरे पास न्यूक्लियस आ गया, या बल्कि छोड़ो डायरेक्ट शेल बना लेते हैं, ये पहला शेल आ गया मेरा, और मेरे पास मैग्नीशियम के जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं भाई? 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड आखिरी शेल में मेरे पास आते हैं 2। और तुम सबको पता है कि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, तो 2 प्लस का चार्ज आता है इस पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैग्नीशियम की फर्स्ट क्या नाम है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, वैल्यू बोल लो, इक्वेशन बना लो, मैं भी बनाता हूँ तुम लोगों के साथ। अच्छा अफीफा, ये आप बताएंगी मुझे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की जो मैग्नीशियम की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? जी अफीफा, क्या बनेगी भाई? mg लिखते हैं, उसके नीचे गैस, ठीक है, फिर एरो, एरो, ठीक है, mg प्लस, प्लस, फिर ठीक है, गैस, फिर और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओ सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं समझना बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ डिफरेंट थिंग, ए टू किट है वो। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? mg प्लस गैस, ओ गैस, गैस mg2 प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन, सेकंड की इक्वेशन। ठीक है भाई, अब ये तो तुम लोगों ने बना ली। यहाँ पर याद रखना बच्चों, मैग्नीशियम जो होगा ना वो गैसियस स्टेट। ठीक है, अब मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ। सपोज करो, सपोज क्या करो, ये जो वैल्यूज हैं ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं। मैग्नीशियम की जो तुम्हारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू ना, वो 736 है। जो तुम्हारे पास सेकंड
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ना वो ये है 1450। मैं आता हूँ थर्ड पे। सर थर्ड कहाँ से आ गई बच्चों? थर्ड भी हो सकती है, ठीक है। हम लोग जितने चाहे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना है, एनर्जी तो प्रोवाइड करनी है। अब वो एनर्जी तो हमारे ऊपर है ना भाई, कि जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करें उतने इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। मैंने एक सोचा हुआ था कि यार मैग्नीशियम 2 ही डोनेट कर सकता है, डोनेट 2 ही कर सकता है, बॉन्ड +2 से ही बनाता है वो, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने अपनी मर्जी से तो हम अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो वैसे हाँ कोई ऐसा नहीं है, वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हाँ अगर क्या करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देना, अंदर सिर्फ तुम्हारे पास प्रोटॉन बचेगा। लेकिन जब तुम बिल्कुल एंड में जाओगे ना, अभी इसका तुम्हारा सवाल का जवाब क्लियर होगा। वैसे तुम इलेक्ट्रॉन निकालते रहोगे ना, निकालते रहोगे, तुम इतनी हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच जाओगे। या हमें वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे हाँ। ना, क्योंकि मैं जब वो लास्ट A2 पे शायद AS का रिपोर्ट था तो उसके अंदर मैंने पता नहीं शायद हीलियम था हाँ और Ni भी था, और ऐसे करके थे कह रहे थे इनको ब्रेक करने के लिए इनके आयन नहीं बन सकते क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। हाँ, क्यों पता है? क्योंकि जितने इनर शेल में जाते रहते हो ना तुम, उतना ही तुम्हारा न्यूक्लियर पूल बढ़ता रहता है, और उस न्यूक्लियर पूल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो इंसान करता ही नहीं है, और उसका कोई काम भी नहीं है। क्या करोगे तुम एक एटम में सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, करोगे क्या? वेरी एक्सट्रीम केसेस होते हैं जब इनके आयन बनते हैं, जैसे कि किसी स्टार के अंदर बनता हो, ऑब्वियसली। ऐसी चीजों में। अच्छा, अब एक चीज हमें देखनी है भाई, ये बड़ा एक मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों। तुमने एक बात नोट की गई होगी, तुमने इस डेटा को देखो, ये वाले डेटा को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को देखो। अब मुझे एक चीज देखो कि अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कर रहा हूं मैं, तो 736 वैल्यू आ रही है। सेकंड अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, मतलब पहले मैंने ये वाला निकाला, पहले मैंने निकाला ये वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, फिर मैंने निकाला ये वाला। तो जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था बच्चों, तो तुम लोगों ने एक चीज देखी कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 736। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, तो मेरी सेकेंड जो एनर्जी आ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है 1450। अब एक चीज देख रहे हो तुम कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में ना इतना बड़ा जंप नहीं था। ऐसा ही है, जब तुम थर्ड पे जा रहे हो ना, तो तुम्हें तकरीबन आई थिंक 6 टाइम्स बड़ा जंप मिल रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज मिल रही है, बिग जंप। हाँ, तकरीबन अगर मैं बात करूं फर्स्ट से सेकंड में तो डबल हो रही है, तकरीबन डबल हो रही है, ऐसा ही है। लेकिन अगर तुम सेकंड से थर्ड पे जा रहे हो, इसका मतलब कि अगर तुम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कर रहे हो, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो तुम्हारे पास एनर्जी का जो चेंज आ रहा है ना बहुत ही ज्यादा। फोर्थ और थर्ड में इतनी भी कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है भाई। अब इस बिग जंप का मतलब क्या है? इस बिग जंप का मतलब ये है कि हम लोग को मुश्किलात हो रही है, मतलब एनर्जी चेंज जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब एनर्जी चेंज ज्यादा आने का मतलब है वेरी हार्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही है भाई, एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने में दुश्वारी हो रही है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डायग्राम की तरफ। डायग्राम में तुमने देखा था कि हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले, ये वाले और ये वाले, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी करी मैंने, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कर ली मैंने, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी की। अब थर्ड तुम किसी की भी कर लो इसमें से, सपोज कर लो मैंने थर्ड इसकी कर ली, थर्ड मैंने क्या कर ली, इसकी कर ली। एनर्जी इस वजह से ज्यादा लग रही है, एक और रीजन है हाँ। मैंने पढ़ा था क्योंकि ये स्टेबल है, ये वाला शायद। नहीं, हाँ, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों है पता है? कि तुम्हारा शेल चेंज हो रहा है। अब हम किसके करीब आ गए हैं? अब हम आ गए हैं न्यूक्लियस के करीब। जब हम न्यूक्लियस के करीब आ गए हैं, एक तो हमारे निकल रहे हैं, एक तो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो न्यूक्लियर पुल ऑब्वियसली बढ़ता जा रहा है। और अब हम मजीद न्यूक्लियस के करीब आ गए हैं, तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं होगा? होना चाहिए ना। तो जब भी याद रखो हमारा बिग जंप आता है, तो इसका मतलब है वो है
कि हमारा शेल चेंज हुआ है। तो एक चीज देखो ना ऊपर कि जब तुम लोगों ने इस आयोनाइजेशन एनर्जी पे आए थे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पे, क्या तुम्हारा शेल चेंज हुआ था? आउटर मोस्ट से अब हम इनर शेल पे आ गए। तो एक बात तुम्हें याद रखनी है कि व्हेनेवर देयर इज अ बिग जंप, इसमें नोट लिख लो, हाँ, देयर इज अ चेंज इन शेल। ठीक है भाई, व्हेनेवर देयर इज अ बिग जंप, there is a change in shell या energy level, शेल या एनर्जी लेवल। ठीक है भाई, शेल को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब एग्जामिनर सवाल क्या करता तुमसे इससे रिलेटेड, क्या करेगा वो? तुम्हें ना ये दे देगा वैल्यूज, चारों वैल्यूज दे दी। सपोज करो मैं एग्जामिनर हूं, मैंने तुम्हें ये चारों वैल्यूज दे दी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी की मैंने वैल्यू दे दी है। तुम्हें मैंने बताया नहीं है कि ये कौन सा एटम है, और मैंने तुमसे पूछा है कि बताओ ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन। अभी सपोज करो तुम्हें नहीं पता कि भाई ये मैग्नीशियम की है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें ये डेटा दे दिया एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन में। मैंने कहा बताओ भाई ये एटम की आयोनाइजेशन एनर्जीज है और बताओ ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। पता है तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें वहां देखनी है बिग जंप। बिग जंप कहां पर आ रही है तुम्हारे पास? अगर बिग जंप आ रही है सेकंड और थर्ड के बीच में, तो वो एटम तुम्हारा बिलोंग कर रहा है सेकंड ग्रुप से। अगर बिग जंप तुम्हारे पास आती थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो बताओ मेरा एटम कहां पर बिलोंग करता? थर्ड ग्रुप में बिलोंग करता। अगर वो बिग जंप आती मेरी फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो मेरा एटम कहां बिलोंग करता? फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है ना? क्योंकि एनर्जी लेवल कहां से चेंज हो रहा है, मतलब सेकंड से चेंज हो रहा है ना। सेकंड की बात अगर हमने कर ली तो यहां से चेंज हो रहा है। चलो एक और हम लोग देखते हैं। अपनी तरफ से मैं वैल्यूज बना के ना तुम लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है तुम्हारे पास 500, इसके बाद है तुम्हारे पास 800, देन तुम्हारे पास आ गई है 1200, अब तुम्हारे पास आ गई है 5600। बच्चों मेरी आवाज क्लियर है सबको, या स्क्रीन का थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पर? ऐसा ही है। ऑनलाइन वालों आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, स्क्रीन भी क्लियर है? स्क्रीन तो नहीं हैंग हो रही बच्चों? वो अच्छा हो भाई, रही है बस। अब बच्चों मैंने बोला कि बताओ ये वाला जो एटम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। आप लोगों ने क्या देखना है? बिग जंप। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बिग जंप कहां पर आ रही है? यहाँ पर हमारे पास जो बिग जंप आ रही है ना भाई, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आ रही है। इसका मतलब जो है मेरा जो ये एटम है ये कहां पर बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है मेरा थर्ड ग्रुप से। ये बात क्लियर होती है? तो हम लोग ने ये भी लिख लिया है, तो इसमें एक नोट लिख लो कि इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3, 1 2 3, बिकॉज बिग जंप is between third and fourth ionization energy। जहां पर भी तुम्हारे पास बिग जंप होगी उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी ग्रुप होगी, जैसे कि थर्ड ग्रुप का है। ठीक है भाई, चलो ये बात क्लियर होती है बच्चों ऑनलाइन वालों? अफीफा ये आपको क्लियर होती है? जी क्लियर है। आयान तुम्हारा क्या सीन है भाई? क्लियर सर। ठीक है सर भाई। बट मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी, वो आपको हमेशा गैसियस स्टेट में क्वेश्चन पूछेंगे या ऐसा हो सकता है कि वो सॉलिड या लिक्विड में दें और फिर आपको कन्वर्ट करना पड़े? ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, शायद आपने डेफिनेशन थोड़ी गौर से नहीं पढ़ी। डेफिनेशन की कंडीशन है भाई
कि हमारे पास जो हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी करेंगे वो हम लोग गैसियस स्टेट में ही करेंगे हमेशा बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी पता है वजह क्या है? कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं ना इजीली, वो हम लोग हमेशा गैसियस स्टेट से निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास वजह है। ठीक है भाई? फिर वो तो सही है, बट आप क्वेश्चन में ऐसे दे सकते हैं कि आपको सॉलिड में बोल रहे हैं, फिर सॉल्व करने से पहले आपको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़े, फिर नहीं एनर्जी नहीं निकालनी नहीं, ऐसा पड़े। कोई सीन, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता ना। हमें डेफिनेशन पे गौर करना है। डेफिनेशन की वर्डिंग क्या करिए? फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। अगर वो सॉलिड दे भी दे तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें गैसियस फॉर्म में ही उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ऐसा ही है? जी मैं पूछ रही हूँ कि ये हो सकता है, ये क्वेश्चन में ये दे सकते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं दे सकता। और याद रखो आयोनाइजेशन एनर्जी कभी भी आपकी सॉलिड में नहीं होगी, बस ये बात याद रख लो, गैसेस में ही होगी। ठीक है भाई? चलो अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बच्चों टॉपिक है ना वो थोड़ा सा लेंदी है, तो यहां तक ही हम लोग रखते हैं। ठीक है भाई? और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो बीच में मैं छोड़ना नहीं चाह रहा, जब भी हम लोग इसको ना बाद में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग जा सकते हैं। और अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी है तो जाके भाई प्लीज देख लेना रिकॉर्डिंग। अयान तुम तो जरूर देखना भाई। ठीक है भाई? आज की क्लास यहीं तक है। श्योर सर। अल्लाह जी हाफिज। और मुझे याद दिला सर, देना। वो आप ग्रुप में ऐड कर देंगे? ओके ओके अयान, मैं तुम्हें करता हूँ। ओके, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।